नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग अष्टांग हृदय के 6 चैप्टर का कुछ पोर्शन पढ़ लिए हैं और अब हम लोग उसमें से आगे बढ़ते हुए मांस वर्ग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सूक और समी धान्य वर्ग हम लोगों ने कवर कर लिया है पीछे का। तो अब मांस वर्ग बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर में। अन्न वर्ग में तो हम इसको देखते हैं। इसमें हमें जो जो इम्पोर्टेंट है पीजी लायक और यूनिवर्सिटी एग्जाम लायक वो आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप मांस वर्ग ये समझिए कि ऐसे अन्न जो मांस के रूप में हमको प्राप्त होते हैं उनको हम लोग मांस वर्ग कहते हैं। तो मांस वर्ग में क्या होता है कि इन जनरल जो जैसे चरक वगैरह में देखेंगे तो मांस की जो ओरिजिन है, योनियाँ है, जो लगभग 8 प्रकार की बताई गई हैं। तो 8 प्रकार में आप देखिए, मृग है, बिस्किर है, प्रदूत है, बिलेसय है, प्रशय है, महामृग है, जलचर है, मत्स्य है। ये सब उसके भेद हैं। तो उसी में से एक वर्ग जो आता है, जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, पहला वर्ग जो वर्णन किया गया वो है मृग मृग वर्ग। तो मृग वर्ग को हम देखते हैं। तो एक मिनट, हाँ, मृग वर्ग में क्या होता है? हरिण, एड़, कुरंग, अर्च्व, गोकर्णम, मृग मातृका, सस संबर, चारु अरुस्कः सरंभ, मृगा स्मृता, ये मृग कहे जाते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, हरिण है, एड़ है, कुरंग है, गोकर्ण है, मृग मातृका है, सस है, संभर सांभर है, चारुस्क है, सरभ है। तो आपको इसमें विशेषली याद क्या करना है, जहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो है सस। सस मतलब हम क्या समझते हैं, अन्य रेफरेंस में खरगोश समझते हैं। तो यहाँ पे सस शब्द जो है वो मृग में आता है। और मृग एक लिटरल मीनिंग जो मृग के लिए कहा जाता है कि जो चलते समय या कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में होता है। जैसे चल रहे हैं, थोड़ी देर खड़े होंगे, फिर कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और, उनको मृग कहते हैं। इसके अलावा क्या है कि मृग को ही शिकारी भी ढूंढते हैं। तो ये समझिए कि जिन्हें शिकारी ढूंढते हैं या चलते चलते ये कुछ ढूंढते रहते हैं, तो उन्हीं को हम लोग मृग कहते हैं। ठीक। अब आगे देखिए, फिर आता है मृग वर्ग के बाद विस्किर। तो विस्किर क्या होते हैं? जो वस्तु को क्या करते हैं, पहले बिखेर देंगे। कोई चीज़ खाने की चीज़ है, पहले बिखेर देंगे, पक्षी होता है बेसिकली, और फिर उसको खाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल आप देखिए क्या क्या दिया है। एग्जाम्पल्स पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, वही याद रखिएगा। जनरली ये क्या दिया है, लाव है या वार्तिक, इसको बटेर बोलते हैं, रक्तवर्तमा, ककुम्भ है, और कंपिज्जल है, उपचक्र है, चकवाज पक्षी इसको बोलते हैं, चकोर है, करुबाही, बत्थक है, वर्तिका है, तीतर है, क्रकर है, मोर है, ताम्र है, ठीक, बकर है, गोनर्द है, गिरिवर्तिका है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी बेसिकली, जो, एक मिनट, हाँ, जो ऐसा वर्ग होता है कि जो कि चीज़ों को बिखेर करके खाता है। तो जनरली इसमें क्या आते हैं आपके, पक्षी वगैरह आते हैं। सारे पक्षी क्या होते हैं, कुछ न कुछ खाएंगे, फिर उसको बिखेर देंगे, फिर उसको खाते हैं। तो ये बेसिक पक्षियों का जो है कैरेक्टर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक। तो कुछ एग्जाम्पल जो दिए हैं उन नामों को याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है। फिर आगे आप देखिए दिया है, यहाँ पे विस्की समझाया भी है। अब आता है प्रदूत। प्रदूत वर्ग होता है। तो प्रदूत वर्ग में क्या होते हैं देखिए, जीवक जीव, ये भी एक पक्षी है। ठीक। और प्रदूत का मतलब ये समझिए कि जो चोंच मार के कोई चीज़ खाते हैं। ठीक। चोंच मारकर दाना चुगने की प्रवृत्ति जिसमें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूत बोलते हैं। ठीक। चोंच मारकर दाना चुगने की प्रवृत्ति। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद आप देखिए क्या होता है, इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जीवक जी, दात्यु, भृंग, भृंगराज, सूक, सारिका, लटवा, कोकिल, हारित, कपोत, चटक, ये सारे जो होते हैं इसके पक्षी हो होते हैं, वो प्रदूत कहे जाते हैं। फिर आगे देखिए, विलेसे। विलेसे मतलब जो बिल में रहने वाले होते हैं। तो भेक हो गया, गो हो गया, सर्प हो गया, साई हो गया। ठीक। तो भेक है, गोधा है, ठीक है, तो अही है, अस्वा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी, बिलेसय होते हैं, यानी बिल में रहने वाले। ठीक। फिर आता है प्रौश्री। प्रौश्री आता है।
तो प्रसरी क्या होते हैं, ऐसी चीज़ होती है जो चीज़ों को झपट करके खाते हैं। ठीक, तो उसमें ये दिया है गाय है, गधा है, खच्चर है, ऊंट है, घोड़ा है, द्वीपी है, सिंह है, बालू है, बिलाव है, भालू, बिलाव, चूहा, बाघ, ब्रिक, नेवला, तरच्छू, लोमड़, सियार, ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ कुछ पक्षियों का नाम भी ऐड किया उन्होंने, जैसे बाज है, चास है यानी नीलकंठ है, वानताद है, कौवा है, चील है, कुरर है, गिद्ध है, उल्लू है, कुलिंगक, धूमिक, मधुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये जो क्या होते हैं, ये ऐसे जानवर हैं जो चीज़ों को झपट करके खाते हैं। ठीक, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्रह मृग बोलते हैं, प्रश्रह। फिर आता है आपका महामृग, किसको बोलते हैं, तो जो और बड़े साइज के होते हैं तो महामृग कहे जाते हैं, जैसे सुअर हो गया, वरा हो गया, माहिस हो गया, माहिस मतलब भैंस हो गया, न्यूक एक प्रजाति है बारहसिंगा की, बड़े साइज वाले, रुरु हो गया, रोहित हो गया, हाथी हो गया, श्रीमर हो गया, चमर, गैंडा, गवय, गवय मतलब जो नील गाय जिसको बोलते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, महामृग कहे जाते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग जलचर पक्षी। जलचर पक्षी क्या होते हैं, जो जल में रहने वाले हैं। तो हंस है, सारस है, कादम्ब है, कारंडव है, प्लव है, बलाका है, उत्क्रोश है, चकवा है, मदगु है, क्रौंच है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जलचर बोलते हैं। मत्स्य क्या होता है, जो मछलियाँ होती हैं जल के अंदर रहती हैं। ठीक, तो उसमें रोहू है, पाठीन है, कुर्म है, कुंभीर है, करकटा है, सीपी। सीपी समझिए कि इसको इन्होंने मत्स्य के रूप में रखा है क्योंकि जल से मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, सुक्ति है, शंख है। ठीक, ये याद रखिएगा, मत्स्य वर्ग में दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मत्स्य वर्ग का ध्यान ही नहीं जाएगा कि शंख और सीपी जो है मत्स्य वर्ग में। बाकी वर्मी, चंद्रिका, चुलिकी, घड़ियाल, नक्र और शिशुमार, तिमिंगिल, राजी, चिलमिल पक्षी, चिलमिल मछली जो होती है, वो सारा क्या हो गया आपका मत्स्य वर्ग में आया। इस प्रकार से हम देखते हैं कुल 8 प्रकार के मत्स्य हो जाते हैं। देखिए, मृग, बिस्किर, प्रदूत, बिलेसेह, प्रशह, महामृग, जलचर पक्षी और मत्स्य वर्ग। ठीक, अब हम देखते हैं, अब उन्होंने पूछा कि वर्ग बताने के बाद अब वो अजा का वर्ग करते हैं, अजा का वर्ग वर्णन, अजा और आबी का। तो योनिस्व आजावी व्याम मिश्र गोचरत्वम तत्वनिश्चते, यानी कि बकरी और भेड़ के संबंध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों जांगल और अनुप देशों में विचरण करती है, यानी दोनों जगह पाई जाती हैं, इसलिए इनको हम कोई कैरेक्टर से नहीं बता पाते, इनका कैरेक्टर जो गुण रहता है वो बताया जाता है। अच्छा, शेष प्राणी जो रह जाते हैं इनके अतिरिक्त जो हैं, तो उसमें क्या है, प्रारंभ के 3 वर्ग जो हैं, यानी कि मृग, विस्किर और प्रदूत, और जांगल देश के होते हैं, और जो अंतिम 3 वर्ग महामृग, जलचर और मत्स्य, वो क्या है, अनुप वर्ग में रहेंगे, और बिलेस और प्रशह क्या है, ये मध्यम वर्ग में हो गए, तो इसमें दोनों के लक्षण मिलेंगे। तो जांगल, अनुप और मध्यम वर्ग। तो 8 को डिवाइड किया, ऊपर का 3 बताया कि जो है वह जांगल देश के रहेंगे, और अंतिम वाले 3 रहेंगे वह रहेंगे आपके अनूप के, और बीच का जो है चौथा और 5वां जो है वह है बिलेस और प्रशह, दोनों मध्यम वर्ग यानी साधारण देश के माने जाते हैं। ठीक, अब आता है, अब मांसों का वर्णन करेंगे, एक एक मांस का कुछ एग्जाम्पल देके इन्होंने बताया है कि जैसे जनरल मांस क्या करता है, तत्र बद्ध मला, कॉन्स्टिपेशन करता है। जब भी आप जांगल देश के प्राणियों का मांस को खाएंगे तो मल बांधेंगे, शीतवीर होंगे, पाचन में लघु और हितकर होंगे, पित्त प्रधान होंगे, और मध्यम जो होंगे वात और हीन कफ वाले, हीन वातज होंगे, और हीन जो होंगे वो कफ वाले में सन्निपात के कारण होते हैं। तो ये हो गया आपका मांस का वर्णन जांगल देश के प्राणियों का, मतलब इन्होंने लिखा तत्रम बद्ध मला सीता लघु जांगला हिता। तो ये हो गया आपका, ये हो गया जांगल वाला। अब बीच वाले जो आए वो पित्त प्रधान हो जाएंगे, और मध्यम पित्त प्रधान, पित्तोत्तरे वात मध्य सन्निपाते कफान हुए, और जो वात पित्त कफ समझ लिए, पित्त प्रधान, मध्यम वात और हीन कफ, ये 3 तरह का सन्निपात बनेगा इन्हीं मांस में, और उसी प्रकार से इनका जो है आप प्रयोग करेंगे मांस। तो अगर समराइज करना चाहेंगे तो इतना समझिए कि जो आपका मांस होता है वह मल को बांधने वाला होता है, शीतवीर्य होता है,
लघु और पाचन होता है। अगर दोषों के हिसाब से देखेंगे तो मांस जो होता है वो पित्त प्रधान होता है, जिसमें वात मध्यम होती है, और कफ जो होता है वो हीन होता है। तो जनरली जो मांस खाएंगे तो पित्त प्रधानता आती है। ठीक, अब आता है सशक। सशक का मांस कैसा होगा, यानी खरगोश। तो दीपन कटुक पाक मैंने पचने में ग्राही और रुच्छ और हिम होगा। तो इतना आप देख लीजिए। कटु होगा विपाक में और अग्नि को बढ़ाने वाला होगा, शीतवीर्य होगा, ये हो गया। वर्तक देखो, वर्तक क्या होते हैं। तो वर्तक वाले में देखिए ये कुश उष्णवीर होंगे, पाचन में गुरु होंगे, स्निग्ध होंगे और पुष्टि कारक हो। और इसमें भी तीतर जो होगा उसका मांस सबसे उत्तम होगा। तितिरिश्वे अपि वरो, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक, बाकी तो जनरल है, कुछ नहीं, मल को बांधता है, मुखमंडल की कांति बढ़ाता है। वात दोष जो होता है प्रधान सन्निपात का विनाशक है। जिसमें ऐसा कोई दोष हो जिसमें वात की प्रधानता और पित्त कब भी इन्वॉल्व हो तो वहां पे यह उसका नाश कर देता है। अब इन्होंने दिया है मोर का मांस। ठीक, तो मोर का मांस आप देख लीजिए। और न अति पथ्यम सीखी पथ्यम स्रोत स्वर वयोदृशाम, तो अधिक पथ्यकारक नहीं बताया गया है जो आपका मोर का मांस होता है। उसके बाद भी क्या है, तथापि कर्णेंद्रीय स्वरग्राही स्रोतस वयस और दृष्टि को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक, फिर आता है कुक्कुट का मांस। कुक्कुट का मांस भी बताया गया है। ठीक, कुक्कुट मतलब क्या होता है, जो मुर्गे वगैरह का भी है। कुक्कुट का मांस भी क्या है, मोर के मांस के समान वाला होगा और वृष्य होगा। यानी कि क्या होगा, अधिक पथ्यकारक नहीं है, मतलब खाना नहीं चाहिए। फिर भी इन्होंने बोला कि यह कर्णेंद्रीय स्वरग्राही स्रोतस और वय और दृष्टि को प्रदान करता है। तो जो लोग ये फिश, ये क्या नाम है, मुर्गा वगैरह खाते हैं तो उसमें दिया है कि खाना नहीं चाहिए, बहुत पथ्यकारक तो नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको जो है यह कुछ लाभ पहुंचाता है, तो वीर्यवर्धक इन्होंने दिया है। फिर दिया है पालतू मुर्गा का मांस जो ग्राम्य होगा। तो ग्राम्य वाला जो होगा तो क्या होगा, वह स्थिर रहेगा, उसको आप बंद करके रखेंगे। जब स्थिर करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वह कफ को बढ़ाने वाला हो जाएगा और गुरु हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया। मतलब जंगली मुर्गा होगा तो क्या होगा, उछल कूद करेगा तो उसके अंदर लघुता आएगी, और जो बांध के रखते हैं, जो पोल्ट्री फार्म से आता है, वो कफ को बढ़ाने वाला होता है और गुरु होता है। ठीक, क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, क्रकर और उप चक्रक का मांस। तो बोला कि यह मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला है और जठराग्नि को तेज करने वाला है और हृदय के लिए हितकारक होता है। तो ये दिया हुआ है। फिर आगे दिया कारक कपोतक। कारक कपोतक का मांस क्या है, यानी कि जंगली कबूतर जो रहेगा वह होगा पाचन में गुरु, कुछ लवण, सलवण और सभी दोष करने वाला होगा। वात पित्त कफ तीनों को वह दूषित करने वाला। चटक, चटक किसको बोलते हैं, गोरैया को बोलते हैं। यह कफ कारक होगा, चिकना होगा, चिकना मतलब श्लेष्मला होगा, स्निग्धा होगा, वातग्ना होगा, शुक्रला होगा। वात दोष का नाश करेगा, शुक्र को बढ़ाने वाला होगा। अब आठों मासों का अगर हम एक साथ गुण देखना चाहेंगे तो क्या होगा, क्रम से, ये क्रम से ऊपर अगर आप देखेंगे तो गुरु, उष्ण, श्लेष्मलः और मधुर होंगे। यह मूत्रवर्धक होंगे, शुक्रवर्धक होंगे, बलवर्धक होंगे, वातनाशक होंगे और कफ पित्त कारक होंगे। तो ये आपका हो गया 8 प्रकार के मांसों का वर्णन। अब महामृग, महामृग मतलब जो बड़े बड़े जानवर हैं, तो उसमें जो है, तो महामृग में देखिए, तो महामृग का मांस क्या है, इसमें शीतल होता है। इसको याद रखिएगा, महामृग का मांस जो है वो शीतवीर्य होता है। क्रव्याद और प्रशह, क्रव्याद मतलब कच्चा मांस खाने वाले प्राणी, और प्रशह जो छीन झपट के खाते हैं। तो ऐसे लोगों का मांस क्या हो जाएगा, वह लवण युक्त होगा, लवण अनुरस का होगा और विपाक में कटु होगा और मांस को बढ़ाने वाला होगा। और उपयोग करते हो रोग की दृष्टि से तो अर्श रोग, ग्रहणी रोग और शोष रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अत्यंत हितकारी होगा। अब आता है फिर आपका बकरे का मांस, यानी कि कैसा होगा। बकरे का मांस इन्होंने दिया, इसको अंडरलाइन कर लेना, समशीतोष्ण, न अति गुरु न अति स्निग्ध, न अति गुरु न अति स्निग्ध। और एक बड़ा अच्छा दिया है कि शरीर धातु सामान्यात। ठीक, तो ये मनुष्य के रस धातुओं के समान होने के कारण अभिसंधि भी नहीं है। तो इसको आप बकरे का मांस को रिकमेंड करते हैं, सभी धातुओं को बढ़ाता है। भेड़ का क्या होगा, उल्टा होगा, लेकिन और चीजें उल्टी हैं, जैसे समशीतोष्ण नहीं है, उष्ण, लेकिन क्या है कि ब्रिंगड़ करेगा, ये धातुओं को बढ़ाता है।
अब आता है गो मांस दिया है, देखो गो मांस का वर्णन किया है, तो ये नहीं कि इसको बोल दिया है कि खाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे गो मांस का वर्णन क्या दिया है कि अपथ्य कहा है। देखिए गो मांसम, चरक का जो रेफरेंस आता है, गो मांसम मृग मांसा नाम, कहकर सभी मृग मांसों में सबसे अधिक अपथ्य क्या होता है, गो मांस, यानी सबसे जो नुकसान करने वाला मांस है वो गो मांस है। अब देखिए इन्होंने बोला कि क्या कर सकता है, कुछ लाभ बताया इसका, सूखी खांसी, थकावट, अत्यग्नि, विषम ज्वर, पीनस, क्रिस्ता आदि शुद्धवात रोगों का विनाशक हो सकता है। ठीक, बाकी वैसे तो जब अग्र प्रकरण देखेंगे तो वहां पे इन्होंने सबसे अधिक अपथ्य बोला है कि सभी मांसों में सबसे निकृष्ट। देखिए गौ का घृत और गौ का दुग्ध श्रेष्ठ बताया गया, लेकिन गौ मांस सबसे हीन बताया गया, निकृष्ट बताया गया। भैंसे का गुण उष्ण होगा, अत्यंत गुरु होगा, खूब नींद लाने वाला होगा और शरीर को दृढ़ करने वाला और पुष्टिकारक होगा। उष्णो गरिष्यान महिष स्वप्नम आढ़ेय वृद्ध बृहत्व कृत। फिर आता है सुअर का मांस, तद बराहम श्रमहा रुचि शुक्र बलप्रद। सुअर का मांस जो है भैंसे के समान गुण धर्म वाला होता है, शारीरिक थकावट को दूर करता है, भोजन के प्रति रुचि बढ़ाता है, वीर्यवर्धक और बलप्रद होता है। ठीक, फिर आता है मत्स्य का मांस, तो मत्स्य का मांस चूंकि जल में रहता है अनुपय में, तो क्या है मत्स्या परम कफकरा, ये क्या होगा मांस को बढ़ाने में सबसे ज्यादा कफकारक होता है। अब ये आ गया पीजी का क्वेश्चन, कई बार का पूछा हुआ है एमसीक्यू, ये कौन से मछली का मांस जो है त्रिदोष कारक बोला है, तो चिलचिम जो मछली होती है उसका मांस जो है आपका त्रिदोष कारक होता है। ठीक, अब देखिए लावा तितर वगैरह रहते हैं तो उनका क्या है, लाव रोहित गोधड़ा स्वे स्वे वर्गे वरा परम। जैसे बिस्किर वर्ग में, अब इन्होंने कंपेयर किया, इसको आपको याद करना है। बिस्किर वर्ग में क्या है, लाव पक्षी का मांस, मत्स्य वर्ग में रोहित मछली, ठीक, बिलेसर वर्ग में जाएंगे तो गोहा या गोधा, और मृग वर्ग में एड़, इसका मांस जो होता है ये श्रेष्ठ होता है अपने अपने वर्ग में। ठीक, अब आगे देखिए भक्ष्य मांस, किस मांस को खाना चाहिए, तो सद्योहत सुधम वयस्थम, यानी जो तुरंत मरा हो और यंग एज का हो और ऐसे शुद्ध हो, ऐसे मांस का सेवन आपको करना चाहिए। ठीक, किसका नहीं करना चाहिए, त्यजेतम मृत कृषम भृषम मेद्यम व्याधि वार विषेतम, यानी जो स्वयं मर गया हो, यानी मरा होगा जरूर किसी बीमारी से मरा होगा, या अत्यंत बूढ़ा होकर मरा होगा, अत्यंत कृष हो और सबसे अधिक मेदस्वी हो और रोग कारण मरा हो और जल में डूबने से मरा हो और विष के कारण मरा हो, तो ऐसे मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक, विशिष्ट अवयवों के मांस, इन्होंने बोला कि एक जानवर है, उस जानवर के विभिन्न विभिन्न जो अंग होंगे उसमें कौन गुरु होगा कौन लघु होगा, तो ये एक नियम है, तो इसलिए नियम के अनुसार इसी में आप बुक में ही 1 2 3 करके लिख दीजिएगा। पुरुषों के शरीर का पूर्व भाग और स्त्रियों के शरीर का उत्तरार्ध भाग जो होता है वह गुरु होगा। ठीक, तो पुरुषों के ऊपर का हिस्सा गुरु होगा और स्त्री अगर है तो जानवर तो उसका नीचे का हिस्सा गुरु होगा। गर्भिणी स्त्री का मांस भी गुरु होगा, दूसरा नियम। चौपायों में पुरुष प्राणी की तुलना में स्त्रियों का मांस अधिक गुरु होगा, एक नियम 4 आ गया। इसके विपरीत पक्षियों में अगर देखेंगे तो स्त्री से पुरुष का मांस अधिक गुरु होगा, वहां भी सेम है। और इस तरह से उन्होंने चर्चा की। अब आगे देखो अवयव से दिया, अवयव से क्या बोला कि सिर, कंधा, उरु, पीठ, कटी, पैर और अमाशय और पक्वाशय का पूर्व अर्थात अंतिम से पहला, यानी कि पक्वाशय हो गया, अमाशय हो गया, टांगे हो गई, कमर, जीभ, इस क्रम से क्या हो जाएगा गुरु होता चला जाएगा, यानी सर सबसे ज्यादा गुरु होगा। और धातुओं में देखेंगे तो रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र सबसे गुरु होगा। ठीक, जैसे रक्त से मांस गुरु होगा, मांस से अधिक ये वृषण, इस तरह से चीजें क्या है वो गुरु होती चली जाएंगी। फिर दिया है कि मांस से भी अधिक गुरु, अब मांस हमने देखा, मांस में अधिक गुरु क्या होगा, वृषण, मेढ्र, वृक, यकृत और गुद भाग का मांस उत्तरोत्तर गुरु होता चला जाए। इसको 2-3 बार आप पढ़िएगा, इसी के ऊपर जो 1 2 3 4 5 6 करके नियम लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा। ये आपका यहाँ तक पूरा मांस वर्ग कंप्लीट होता है। चलिए इसी में हम लोग आज शाक वर्ग भी कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक ठीक ठीक। ठीक है। फिर आता है साकों का वर्णन। साकम पाठ सटी पाखम सटी सुनिश्रिणम सतीन जनम त्रिदोषग्नम लघुग्राही सराच वस्तु वास्तुकम। ठीक, बथुआ बोलते हैं वास्तु को। तो यहाँ से साकों का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें पाठा सटी सूसा सुनिषण सतीनज राजछव तथा बथुआ ये सभी क्या होते हैं? त्रिदोष नाशक होते हैं, लघु होते हैं और ग्राही होते हैं, याद करिएगा। ठीक। सुनिष्णक का वर्णन यानी चौपतिया जिसको बोलते हैं, सभी में क्या होता है? सभी शाकों में अग्निवर्धक और वीर्यवर्धक होता है। ये आप नियम की तरफ इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, यानी सुनिष्णक अग्नि और को बढ़ाने वाला है, वृक्ष है। ठीक। राजछव क्या करता है? राजछव जो है आपका ग्रहणी रोग और अर्श रोग का नाश करने वाला, उत्तम है। मतलब इसको याद करके रखना है कि राजछव जो है ग्रहणी रोग और अर्श रोग का नाशक है। और बथुआ क्या करेगा? मल को पतला करने वाला होता है। वास्तु जो होता है मल को पतला करने वाला, तो याद कर लीजिएगा। फिर आता है काकमाची, देख लीजिए। काकमाची मकोई की पत्तियां जो होती हैं वो तीनों दोषों का समन करने वाला है। हंति दोषत्रयम कुष्ठम वृष्या सौष्णा रसायनी, यह तीनों दोषों का क्या है? समन करने वाला है। कुष्ठ रोग का विनाशक है, वीर्यवर्धक है, उष्ण वीर्य रसायन गुणों से युक्त है, सर तथा स्वर तंत्र के लिए हितकारी होता है। तो सर यहाँ किसके लिए बोला है? जो विरेचन कराने या मल को पतला करने में श्रेष्ठ होगा। उसके बाद चांगेरी, चांगेरी तीन पत्तियां जिसको बोलते हैं। चांगेरी क्या होता है? स्वाद में अम्ल होता है, अग्निवर्धक होता है, ग्रहणी रोग, अर्श रोग, वात विकार और कफ विकार नाशक होता है, ये याद रखिएगा। और ये क्या है? उष्णवीर, मल को बांधने वाला और लघु होता है। ठीक। तो सुनिष्णक में क्या होता है? 4 पत्तियां होती हैं और चांगेरी में क्या होता है? 3 पत्तियां होती हैं, जिसको लोग खट्टी बूटी भी बोलते हैं, बरसात के समय दिखाई देता है, उसी को हम लोग चांगेरी बोलते हैं। ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे आता है आपका पटोल आदि जो शाक है। तो शाक में क्या नाम दिया? तो पहले आप नाम पढ़ लीजिएगा इन जनरल, किसको क्या बोलते हैं। जैसे पटोल है, सप्तला है, अरिष्ट है, नीम को बोलते हैं सारंगेस्टा, काकतिकता, अवगुलजा, अमृता, गिलोय को बोला जाता है, बृहति, बनफंटा है, वासा है, कुंतली है, तिलपटिका, मंडू को पर्णी, ये सारा आप इन जनरल स्टडीज़ को पढ़ लीजिएगा। गोजीवा का करिए, कई प्रकार के शाक है, नंदी है, कुचैला है, तो ठीक है। अब करते क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी द्रव्य क्या करेंगे? शीतवीर्य होंगे, स्वाद में तिक्त होंगे, पाक में कटु होगा और मल को बांधने वाला होगा, वात कारक होगा, कफ और पित्त का सामक होगा। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तिक्ते पाके कटुग्राही वातलम कफ पित्त जीत। ठीक। कितने शाक बताए गए हैं? शाकों की संख्या यहाँ पे 28 बताई गई। अब आते हैं हृदयम पटोलम कृमि अनुस्वादम रुचिप्रतम। परवल का गुण बताए। परवल का अगर शाक बनाते हैं तो, परवल नहीं, परवल का शाक हृदय के लिए हितकारक है, कृमिनाशक है, मधुर और भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाला है। बृहत्त्रयी, बृहद्वय होगा तो क्या होगा? बृहद्वयी क्या है? बनभंटा और कंटकारी, पित्तल, दीपन, भेदी और वातग्न रहता है। ठीक। पित्त करने वाला, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, मल का भेदने वाला और वातनाशक। अड़ूसा देखिए क्या दिया है? अड़ूसा वृषम तु वमिका शग्नम रक्त पित्त हरम परम। अड़ूसा के पत्ते बनाएंगे तो वमन, कास और रक्त पित्त रोग का नाश करता है। कारवेल्लक, करेला, करेला क्या होगा? तिक्त रसयुक्त होता है, अग्निदीपक होगा और कफनाशक होगा। कारवेल्लक किसको बोलते हैं? याद रखिए, कारवेल्लकम सकटुकम दीपनम कफ जीत परम। ठीक। अब आता है वैगन या वार्ताक। वार्ताक सब बोलते हैं बैगन को। अभी फर्स्ट ईयर में तो वार्ताक मतलब बैगन होता है, इतना पर्याप्त है आपके लिए, बाकी सब बता देता हूँ। कटु और तिक्त रहता है और एक मधुर रस का होता है। जो दोनों प्रकार के बैगन जो क्या होते हैं? उष्णवीर्य, कफ और वातनाशक होते हैं। कुछ क्षार अंश होता है इसमें, जठराग्नि को बढ़ाने वाले हैं, हृदय के लिए रुचिकर, हितकर और पित्तकारक। तो वार्ताकम कटुतिक्तोषणम मधुरम कफ वातजितम सक्षारम अग्निजनम हृदयम रुच्यम पित्तलम। अपिपित्तलम लिखा है तो कभी कभी उसको अपित्तल भी बोला जाता है, कि मतलब कि ऐसा समझना चाहिए कि यह नए समास है। नए समास मतलब यह पित्त कारक है।
ठीक। अब आता है करीर का शाक। तो करीर का शाक क्या है कि यह आधमान कारक होता है। करीरम आधमान करम, कसाय स्वादु तिक्तकम। कसाय होगा मधुर होगा और तिक्त। तोरई ओरई रहा, बाकुची रहा, तो क्या होगा, ये मल का भेदन करने वाला है और अग्निदीपन है। तो जितने आहार वर्ग उन्होंने मतलब शाक वर्ग में और चीज़ें मांस वर्ग में तो थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम अभाव प्रकट से समझते हैं, पहले उसको कुछ और समझते थे, आज कुछ और समझते। तो कहने का मतलब उसके गुणों में हीनता और वृद्धि तो आई है, उस समय जो उत्पन्न था वो आचार्य ने उस तरह से लिखा है। चौराई कैसा रहता है, शीतवीर है, रुच है, रस है, पाक में मधुर और लघु होता है। यह मद विकार, मदात्य, पित्त विकार, विष विकार, रक्त विकार का विनाश करता है। ये सब चीज़ों का अगर नॉलेज होगा आपको तो आप पथ्य रोगी को बताते समय उसका ध्यान रखें। ठीक है, कि अब मान लीजिए अगर कोई पित्त बढ़ाने वाले बीमारी हो या कोई आपको लग रहा है कि स्किन में कोई डिसऑर्डर है, तो वहाँ पे चौराई वगैरह आपको मना करना है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें क्या, जैसे अब क्रीमी वगैरह रहेगा तो वृद्धि कर देगा। बाकी अगर साफ सुथरा होगा तो कुछ लाभ भी होगा, तो उसको आपको प्लान करना होगा कि हमें क्या देना चाहिए। अब रुक्षता है, अगर त्वचा डिसऑर्डर है, आप वहाँ पे वो खा रहे हैं तो रुक्षता लाने वाला होगा। रस और पाक में मधुर है और लघु है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो बीमारी दिया जिसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं वो है आपका रक्त पित्त विकार है, और जो रक्त प्रदर है उसमें भी चौराई का साग ज़्यादा काम आता है। ठीक। मून जातक देख लीजिए, कंद विशेष होता है, यह भी वात पित्त विकारों का नाशक है। स्निग्ध शीत है, स्वाद में मधुर है, शरीर को पुष्ट करने वाला और शुक्रवर्धक होता है। पालक देख लीजिए क्या करता है, यह पालक गुरुवी सरा पलंग, क्या गुरु होने के कारण देर में पचता है और मल का भेदक होता है। तो पालक खाते हैं तो पेट आपका साफ रहता है और ये थोड़ा देर में पचता है। उपोदिका या पोई की शाक होगी तो क्या होगा, यह भी गुरु और सर होती है और मद का नाश करने वाली। चंचू कोई साग है, इसके बारे में देखो दिया है, गुड़ पालक के समान है और विशेष गुड़ क्या है, ग्राही होना है। अब आता है आपका बिदारी कंद। बिदारी कंद देख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पूछ सकते हैं। बिदारी वात पित्तग्नि मूत्ररा स्वादु शीतला। पित्तनाशक होगा, मल का मूत्र को निकालने वाला होगा, स्वाद में मधुर होगा, शीतवीर्य जीवनी शक्ति को देने वाला होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा, कंठ के लिए हितकर होगा, पाचन में गुरु होगा, वीर्यवर्धक और रासायनिक होता है। फिर आता है जीवंती का साग। जीवंती का साग देखिए बहुत अच्छा माना जाता है। चक्षुष्या सर्वदोषाग्नि जीवंती मधुरा हिमा, एकदम श्रेष्ठ है, दृष्टि के लिए हितकर है, त्रिदोष नाशक है, मधुर और शीतवीर्य है। ठीक, ये याद करिएगा अंडरलाइन। कुष्मांड कोहड़ा जिसको बोलते हैं, तो कुष्मांड हो गया, तुम्ब हो गया, ठीक, कलिंग तरबुज्जा हो गया, खरबुज्जा हो गया, करवारू उर्वारू, ठीक, टिंडिस टिंडा हो गया, त्रपुस मतलब खीरे को बोलते हैं त्रपुष। आपके लिए फर्स्ट ईयर में है तो या नाम ही बहुत है आपकी, कम से कम नाम समझिए, त्रपुस खीरे को बोलते हैं। चिनाक है, चिरभट है, फूट को बोलते हैं। ये सभी क्या करते हैं, कफ कारक, वात कारक, मलभेदक, विष्टम्बी, अभिस्यंदी, विपाक और रस में मधुर और गुरु होते हैं। तो आप एक भी फल इसमें से खाए होंगे तो आप बता देंगे, सारा रस मिल जाएगा आपको। यानी कफ कारक आपको समझ में आएगा, वात कारक भी होगा, मल को साफ करने वाला होता है, अभिस्यंदी होता है, विपाक और रस में मधुर और गुरु होता है। फिर आता है कुष्मांड, यानी कोहड़े का गुड़ कैसा होगा। तो लताओं में फलने वाले में सभी गुड़ों में क्या होगा, कुष्मांड उत्तम माना जाता है। यह वात पित्त विकार का शमन करता है और मूत्राशय को शुद्ध करता है और वीर्य को भी बढ़ाता है। अब तरपुस यानी खीरा क्या करता है, कुष्मांड से भी अधिक डायूरेटिक होता है, मूत्रल होता है, याद रखिए। अब आता है तुम्ब या तुम्बा, यानी लौकी के बारे में दिया हुआ है। तो लौकी, तरबूज, ये सब फूट होते हैं, ये सब अत्यंत रुच्च और मल को बांधने वाले होते हैं। और सभी जब बाल में मैंने शुरुआत में रहेंगे तो सारे गुड़ रहेगा, और तब इनका गुड़ जो है पित्तनाशक और शीतवीर्य होता है। जब पक जाते हैं तो पित्त को उत्पन्न करते हैं और गर्मी उष्णवीर्य हो जाते हैं। ठीक, तो जो इसको ताज़ा ताज़ा इसीलिए खाया जाता है ताकि यह जो है पित्त का शमन करे और शीतवीर्य करे। बहुत पुराना या जो बोलते हैं ना रूढ़ हो गया है, ऐसा लौकी वोकी नहीं खाया जाता। तो नाखून गड़ा के देखते हो ना, इसमें लगा करके निशान पड़ रहा है तो बोलते हो ये वाला ले जाएंगे। सीढ़ वृंत या फलसाग क्या होते हैं, सीढ़ वृंत जिनसे डंठल अपने आप अलग हो गया हो। तो ऐसा कुछ में खारापन, पित्तकारक, कफदोष, वात दोष का विनाशक, रुचिकारक, जठराग्नि दीपक और हृदय के लिए क्या होता है, हितकर होता है। यह वातस्थीला और आना, ये सब बीमारी अगले साल आप पढ़ेंगे, इन रोगों के विनाश के लिए अच्छा होता है। ठीक, अब आता है आपका मृडाल या मृडाल, यानी कि जिसमें पतली पतली नलियां होती है, जैसे कमल नाल दिया है। ठीक, कमल हो गया, विष हो गया और सालूक हो गया, कुमुद हो गया,
और उत्पल के कंद हो गए, नंदी है, इन सब का जो देता है श्रृंगाटक, श्रृंगार जो जल में पैदा हो रहे हैं, ठीक। इन सब में जो द्रव्य होंगे वो रुच्छ होंगे, ग्राही होंगे, शीतवीर्य होंगे और गुरु होते हैं, ये इसके कैरेक्टर होते हैं, ठीक। अब आते हैं कलम्ब आदि का वर्णन। तो कलम्ब आदि मतलब इसमें बहुत सारे दिया हुआ है नाम, जीवंती दिया, कुतुम्बुक दिया, ये सब जनरल पढ़ लीजिएगा क्या मतलब होता है इनका, चड़वक वड़वक सब दिया है, इतना नहीं पढ़ा रहा, इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतना। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये सभी साग जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, मधुर, रुच्छ, लवण रस युक्त होते हैं और कफ कारक होते हैं और देर में पचने वाले होते हैं, शीतवीर्य होते हैं, मल मूत्र को निकालने वाले, प्राय देर से पचते हैं। इन्हें उबाल कर इनका रस निचोड़कर घी या तेल में भली भांति भूज लिया जाता है, ये त्रिदोष कारक तब नहीं होते, ठीक। फिर आता है चिल्ली साग का वर्णन। तो ये दो प्रकार का साग दिया, बड़ो पत्ते वाले और छोटे पत्ते वाले, और इनके गुणधर्म क्या है, बथुए के समान या वास्तुक समा होते हैं। अब देखिए तरकारी, अरड़ी को जो बोलते हैं, तो अरड़ी और वरुड़ा, इनके कोमल पत्तों और फलों का साग स्वाद में क्या होता है, मधुर, कुछ तीतापन लिए होता है, सौतिक्त होता है। करता क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कफ दोष और वात दोष नाशक है। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, इतना सब कैसे याद होगा, उतना सब याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए तरकारी दिया, तरकारी क्या करता है, कफ दोष और वातनाशक। तो ऐसे करके सभी वर्गों को आप तैयार करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लिख दो, तो नाम से ही याद रहेगा, उतना पर्याप्त है। हाँ, लेकिन इसको रेगुलर आपको पढ़ना है, जितना आप रेगुलर इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन बनाने में, पेशेंट से डिस्कस करने में, उसकी बीमारी समझ करके वैसा उसको व्यवहार करने में आपको लाभ मिलेगा। पुनर्नवा और काल साग, दोनों प्रकार की छोटी बड़ी पुनर्नवा और काल साग जो होता है, कुछ खारा स्वाद में कटु तिक्त रस वाला होता है। ये दोनों साग जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं और मल का भेदन करते हैं। दूसरी विष, शोफ, कफ दोष और वातनोष का नाश करने वाले। तो इतना आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे त्रपुस याद करने लायक है, वो अति मुथरल होता है, ठीक, खीरा। फिर आता है करंज का साग। करंज का साग अगर आप ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, देखिए यह क्या करता है, यह करंज का साग कार्य कार्य देखिए सीधे, यह जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, कफवात सामक होगा और मल की रुकावट को दूर करेगा। तो सर शब्द जहां आएगा वहां समझिए मल को बाहर निकाल देगा। सतावरी आप जानते हैं, सतावरी के अंकुर का साग अगर होगा तो क्या होगा, हल्का तिक्त रस वाला होगा, वीर्यवर्धक होगा और तीनों दोषों का विनाशक होगा, ठीक। फिर आता है वंश करीर का साग। तो बांस का जो नया अंकुर होता है उसका भी लोग कुछ लोग साग बनाते हैं, तो जहाँ पे तो उसका कैसा होगा, सतावरी के गुड़ों की भांति होगा यह, ठीक। साग अचार मुरब्बा इसका बनाया जाता है, नेपाल में अत्यंत प्रचार है, उसको हम लोग तामा कहते हैं, ठीक। गुड़ क्या होगा, हमें जनरली गुड़ पे ध्यान देना है, तो रुच्छ होगा, विदाही होगा और वात पित्तल होगा, याद रखिएगा। अब आता है पत्तूर या मछेही का साग। तो मछेही का साग क्या है, अग्नि दीपक का स्वाद में तिक्त है, कफ और वात दोष का नाशक होता है, प्लीहा और अर्श विकार में शांत करता है। कास मर्द का साग देख लीजिए, कृमि, कास रोग, कफज विकार, उत्कलेत को जीत लेता है या मल भेदक होता है। कुसुम्ब का साग क्या होता है, याद रखिएगा, पित्तकारक और रेचक होता है, बाकी उष्ण भी रहे, ठीक। सरसों का साग सब लोग खाते हैं। अब देखिए क्या करता है, गुरु उष्णम, गुरु होता है उष्ण होगा, बद्ध विड मूत्र यानी मल मूत्र को रुकावट करने वाला होगा, सभी दोष कारक हुए, त्रिदोष कारक होता है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि जैसे सरसों के साग लोग खाते ही नहीं और हमेशा त्रिदोष कारक होता है। हम क्या करते हैं, उसके दोषों को दूर करने के लिए उसमें संस्कार करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सरसों का साग ले रहे हैं, अगर बनाना है तो हम उसमें अपना जैसे कुछ मसाले डालेंगे, कुछ उसके बाद वो अपना जीरा डालेंगे, कुछ इसी तरह छौंक वो करके मिर्ची वगैरह डाल करके हम उसको क्या करते हैं, उसके दोष को दूर करते हैं, लघु बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब देखिए मूली होती है, तो मूली दो प्रकार, जो बाल मूली होती है वह क्या होती है, अव्यक्त रस वाली होती है, कुछ खारापन लिए रहती है, तीनों दोष का नाश करती है, याद रखिएगा। जो बाल मूल होता है यानी यद्य बालम अव्यक्त रसम किंचित सार तिक्तकम, लघु और कुछ उष्णवीर्य वाली होती हैं। मूली क्या है, गुल्म, काश, क्षय और श्वास, प्राण, व्रण, नेत्र विकार, कंठ विकार, ज्वर रोग, अग्निमान, उदावर्त, पीनस रोग को दूर करने वाली। उसके बाद आता है वृद्ध मूली, यानी जो मूली पुरानी हो गई तो कैसे होगी, तो क्या होगा, वह मूली अब क्या हो जाएगी, रस और विपाक में कटु हो जाएगी। पहले अव्यक्त रस थी यानी कि उतना तीता नहीं, इसलिए लोग जो नई मूली खाना पसंद करते, पुरानी हो जाएगी यानी कि पूरा मैच्योर हो जाएगी, पक जाएगी अच्छे से, तो क्या हो जाएगी, वह
जो है विपाक में कटु हो जाएगी, उष्णवीर हो जाएगी, त्रिदोष कारक हो जाएगी, देर में पचने वाली होगी और अभिसंधि हो जाएगी। जो ये पहले लघु और उष्णवीर वाली थी अब वो क्या हो जाती है, अभिसंधि हो जाती है और त्रिदोष कारक हो जाती है। ठीक, जो पहले जैसे बाल मूली क्या करेगी, अब पूछा जा सकता है, बाल मूली त्रिदोष का नाश करती है और जो वृद्ध मूली है वो त्रिदोष कारक होती है। ठीक, अब मूली को स्नेह सिद्ध कर लिया जाए तो घी में पकाया जाए तो क्या जाए, यह वातनाशक हो जाएगी। ठीक, अब आता है जो मूली कुछ लोग सुखा देते हैं, सुखा करके खाते हैं तो मूलियाँ सूख गई हैं तो वात और कफ नाशक हो जाएगी। कच्ची मूली का साग अगर आप बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वह वात आदि दोषकार यानी दोसलम होती है, आम को उत्पन्न करती है। पिंड आलू नामक कंद अगर देखिए क्या दिया है, कटु उष्णवीर और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। तो इतना देख लीजिए। अब आगे देखते हैं, कुठेरक आदि का शाक है तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे। अब इस पढ़ लीजिएगा, ये सब कुठेरक है, सिगरू है, फड़िंजक है ना। हाँ एक मिनट, ठीक, फड़िंजक आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्या करता है, विदाहीकारी, स्वाद में कटु, रुच्छ, उष्णवीर, हृदय के लिए हितकारी, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला और रुचिकारक होता है। यह दृष्टिनाशक, शुक्र और कृमिनाशक भी होता है। यह गुणों में तीक्ष्ण, वात आदि दोषों को उभारने वाला और पाचन में लघु होगा। फिर आता है सुरसा का शाक। सुरसा क्या होता है, यह तुलसी का ही प्रकार है, देख लीजिए। हिदमा का श्वास, विश्वास, पार्श्व, रुक, पूतिगंधा, हिचकी, कास, विषविकार, श्वास, पार्श्वशूल और इनको मुख्य की दुर्गंध को नाश करने वाला। अब सुमुख नामक तुलसी होगी तो उसका क्या है, अधिक विदाकारक नहीं होगा। दूसरी विष और शोथ रोग में प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आता है धनिया, आर्द्रिका, याद रखिएगा, आद्रिका जो है तिक्तम, मधुरा, मुत्रला, न च पित्तकृत। अदरक क्या, अरे धनिया क्या होगा, थोड़ा सा तीता मधुर होगा और मूत्र और पित्त कारक यह नहीं होता है। लहसुन का कंद खा रहे हैं तो कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है तीक्ष्ण और उष्ण होगा, वैसे जो आप लोग खाए ही होंगे। विपाक कटु होता है, हृदय और केस के लिए हितकर होता है, हृदय के लिए हितकर, इसको याद रखिएगा। इसी तरह स्नादिवटी यूज करते हैं। गुरु वीर्यवर्धक और स्निग्ध होगा। दीपन पाचन अस्थि भग्न को जोड़ने वाला होगा। भग्न संधान कृत्य होगा। रक्त प्रेत प्रदूषण होगा। कुछ बीमारियों के नाम दिए, क्लास, कुष्ठ, गुलमर्स, मेह, कृमि, कफा, अनिलान, हिदमा, पीनस, श्वास, कास आदि को दूर करने में है। और यह इसको क्या बोलते हैं, रसायन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आता है पलांडू यानी प्याज। लहसुन होगा तो प्याज भी देख लीजिए। लहसुन से कम गुण वाला होता है, कफ कारक होता है, याद रखिएगा, कफ कारक होगा और पित्त कारक कम होता है। यानी प्याज जो है कफ को बढ़ाने वाला है। ग्रींजक क्या होता है, गाजर वगैरह है तो देख लीजिए कैसा करेगा ये। कफ विकार, वात विकार, अर्श रोग में हितकर है। अर्श रोग में आप गाजर खाने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। व्रण शोथ में इसका लेप करके सेवन किया जा सकता है। साग बना के खाया जा सकता है। तिक्ष गुड़ वाला होगा, मल को बांधने वाला होगा। पित्त विकार वालों के लिए हितकर नहीं है। इसका साग वगैरह अगर देना हो तो नहीं देना चाहिए। ठीक, अब आता है सूरण का साग। सूरण आप जानते हैं, जो जिमी कंद वगैरह जो व्रत वगैरह में भी खाया जाता है, कंद होता है। तो दीपन, सूरण, रुच्यम, कफ, फग्नो, विषदुलक। तो क्या होगा, अग्नि दीपक, रुचिकारक, कफनाशक, विशद और लघु होगा। और विशेष रूप से अर्श रोगियों के लिए क्या होता है, यह हितकर होता है। ठीक, अब देखिए आगे, भूकंद का साग। भूकंद नाम दिया दोषकारक और दोषवर्धक, इसको छोड़ दीजिए। मशरूम वगैरह के बारे में हो सकता है, उसी को बोल रहे हैं भूकंद। ठीक, कुछ लोग इसी को जिमी कंद बोलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन है। शाकों में उतरता गुरु, अब ये याद करना चाहिए आपको, पत्र शाक में से पुष्प शाक गुरु, इससे अधिक फल शाक, और फल शाक से अधिक गुरु क्या होता है, नाल शाक होगा। और सबसे अधिक गुरु जो है कंद शाक। ठीक, उत्तम अध्ययन निर्णय, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद करना है। शाक वर्ग में क्या दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवंती का साग जो होता है सबसे उत्तम माना जाता है, और सरसों का साग जो है सबसे अधम माना जाता है। इतना आपको इंपॉर्टेंट याद करके रखना है। तो शाक वर्ग में जनरली आपको पास पत्र शाक, पुष्प शाक, फल शाक, नाल शाक, कंद शाक, संस्वेदक शाक, इसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। तो ये फल वर्ग, अरे इसके बाद जो आता है वो फल वर्ग आ रहा है। तो हम लोगों ने बेसिक जो है ये तैयार कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से
श्लोक नंबर 114 के बाद फल वर्ग स्टार्ट करेंगे। शाक वर्ग में जहाँ तक पढ़ाया गया है वहाँ तक आप जो है याद करके रखिएगा। और अगर आपको दिया गया कंटेंट समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और मार्कर लेके बैठे, जो इम्पोर्टेंट अंडरलाइन कराया जा रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। बाकी जो रह जाएगा जब हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे तो उस समय जो क्वेश्चन बताएंगे उसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, तब चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। थैंक यू।